नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में फिर से लगेगा लॉकडाउन। केजरीवाल सरकार ने कही ये बड़ी बात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तीव्र वृद्धि के बावजूद दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करने की संभावना जताई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तो बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को इससे घबराना नहीं है, बल्कि बेहद एहतियात बरतना चाहिए। इस स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सार्वजनिक जगहों पर ज़्यादा सतर्कता और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। 2 लाख संक्रमितों के आंकड़े तक पहुंचने वाली दिल्ली में इस महीने के शुरुआती 8 दिनों में ही 22,378 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3609 नए मामले तो मंगलवार को ही सामने आए, जो 76 दिनों बाद एक दिन में सामने आए सबसे ज़्यादा नए मामले थे। दिल्ली में इस महामारी से अब तक 4618 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अगस्त में संक्रमण के मामलों में कमी के बाद सितंबर में अचानक से मामले बढ़ने के चलते बेचैनी के बनते माहौल पर जैन ने कहा है कि सदी में एक बार फिर आने वाली महामारी है, जो 1918 के स्पेनिश फ्लू के बाद आई है। लोगों को कोविड-19 के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि यह इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आप सब पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर लाखों लोगों की आजीविका टिकी है। यह उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सोमवार से दिल्ली मेट्रो ने भी चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। कई लोगों को मानना है कि मेट्रो सेवाओं के संचालन की वजह से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले और बढ़ेंगे। मेट्रो सेवा शुरू करने के सवाल पर जैन ने कहा कि लोगों को ज़्यादा सजग रहना होगा और सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा जिम्मेदारी दिखानी होगी। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो सिर्फ मेट्रो ही नहीं, आप कहीं भी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। नई शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी, असली काम तो अब शुरू हुआ है, अब तक ये पुराने ढर्रे पर चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कहा कि ये नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं को पूरी करने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर कहा है कि उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर ये नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं को पूर्ति का माध्यम बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विधा, हर भाषा के लिए लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये रही पीएम मोदी की नई शिक्षा नीति पर कही बड़ी बातें। पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदला गया है, हर व्यवस्था बदल गई है। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा हो। वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी, अब तो काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले देश भर के टीचर्स से माई गवर्नमेंट पर उनके सुझाव मांगे गए थे। 1 सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज़्यादा सुझाव मिले हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने की मदद करेंगे। बच्चों में मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत ही आवश्यक है। मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऐलान होने के बाद बहुत से लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। सवाल जायज़ भी हैं और ज़रूरी भी हैं। आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो देश के भविष्य का निर्माण की नींव डाल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। कितने ही प्रोफेशन हैं जिनके लिए डीप स्किल की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उन्हें महत्व ही नहीं देते।
नैप को इसी तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। हमें अपने छात्रों को 21वीं शताब्दी की क्षमताओं के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पैंगोंग की अहम चोटियों पर भारत ने मजबूत की पकड़, भारी तादाद में सैनिक तैनात। दावा किया जा रहा है कि चीन ने बातचीत के बाद भी फिंगर 4 का इलाका कभी खाली नहीं किया। मंगलवार की रात इन इलाकों में चीन ने करीब 2000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। जी हां, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पैंगोंग झील के पास तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 3 के पास भारत की तरफ से भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में पैंगोंग झील के उत्तर में हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैंगोंग झील के पश्चिम की तरफ चीन की सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल 29-30 अगस्त को हुई झड़प के बाद से भारत के सैनिक अब पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर पहुंच गए हैं, जबकि चीन की सेना यहां के निचले इलाके में है। ऐसे में चीन की बौखलाहट बढ़ गई है और वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि चीन ने बातचीत के बाद भी फिंगर 4 का इलाका कभी खाली नहीं किया। मंगलवार की रात इन इलाकों में चीन के करीब 2000 सैनिक तैनात कर दिए गए। चीन की हरकत के बाद भारत ने अभी फिंगर 3 के पास करीब इतनी ही संख्या में फौज को तैनात कर दिया है, लिहाजा इलाके में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर खड़ी है। उन्होंने कहा, दोनों देशों की सेना हथियार से लैस है, ऊंची पहाड़ियों से वो एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ रात का अभी से ही भीषण ठंड पड़ने लगी है। उधर एक और सूत्र का कहना है कि भारत ने यहाँ कोई अतिरिक्त सेना की तैनाती नहीं की है, बल्कि आसपास के इलाकों में मौजूद सेना की कड़ियों को यहाँ जमा किया गया है। फिंगर 4 के हिस्से को ग्रीन टॉप कहा जाता है और यहीं चीन की सेना है वो यहाँ से फिंगर 3 के पास मौजूद भारत के धान सिंह थापा पोस्ट को देख पा रहे हैं। ग्रीन टॉप के उत्तर भारत में 1 किलोमीटर की दूरी पर पिंपल हाइट पर भी चीन का कब्जा है। यहाँ तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेना फिंगर 3 पर पहुंचना चाह रही है, लेकिन यहाँ भारी संख्या में चीन के सैनिक तैनात हैं। सूत्रों का दावा है कि सेना ने कुछ दिन पहले यहाँ पहुंचने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिलहाल कामयाबी नहीं मिली है। भारतीय सेना ने पैंगोंग तसो झील के किनारे फिंगर 4 पर चीनी सेना की स्थिति को देखते हुए ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है कि सूत्रों ने बताया है कि अगस्त के आखिर में पैंगोंग तसो झील के दक्षिणी किनारे के पास ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए पूर्ववर्ती कार्रवाइयों के साथ ये ऑपरेशन किए गए थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव बढ़ने के बीच सूत्रों ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी LAC के लगभग 50-60 सैनिक सोमवार शाम 6 बजे के आसपास पैंगोंग झील के क्षेत्र के दक्षिणी तट स्थिर भारतीय चौकी की ओर बढ़े, लेकिन वहां तैनात भारतीय सेना के जवानों ने दृढ़ता से उनका सामना किया, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ICMR के सीरो सर्वे में बड़ा खुलासा, मई तक देश में 64 लाख लोग हुए थे कोरोना संक्रमित। जी हां, देश में कोरोना संकट विकराल रूप ले चुका है और भारत में 45,50,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। देश में 76,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो आपको चौंका देगा। ICMR ने कुछ दिन पहले नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे कराया था, जिसके नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि मई की शुरुआत तक 64 लाख लोगों के कोरोना वायरस के संपर्क में आने की बात सामने आ गई है। इसको प्रतिशत में देखें तो ये 0.73% वयस्कों के कोरोना से संक्रमित होने की बात है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सीरो सर्वे के मुताबिक RT-PCR से एक कन्फर्म पॉजिटिव मामलों के सामने आ रहे थे, जबकि मई के दौरान उस समय 82 से लेकर 130 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। सीरो सर्वे के मुताबिक जिन जगहों पर संक्रमण के मामले उस समय सामने नहीं आए थे, उसके पीछे भी असल वजह यह है कि इन इलाकों में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी और वहां कोरोना के टेस्ट
अच्छी संख्या में नहीं हुए। इसके अलावा जब ये सर्वे कराया गया तो उस समय देश में लॉकडाउन भी लागू हुआ था। ये सर्वे 11 मई से लेकर 4 जून तक के समय के बीच कराया गया था। 28,000 लोगों को इस दौरान कवर किया गया, जिनके ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज़ मिली जो कि कोविड कवच एलिसा किट के यूज से आती हैं। इस सर्वे में 18 साल से ऊपर के वयस्क लोगों का सैंपल लिया गया था। सर्वे का सैंपल साइज 28,000 था। देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में जाकर 700 गांव या वार्ड में इस नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे को किया गया था। इनमें से 191 यानी 25.9% शहरी इलाके थे। 18 से 45 साल के बीच के वयस्कों के लिए किए गए टेस्ट के बीच पॉजिटिविटी देखें तो 43.3% लोग पॉजिटिव रहे। 46 से 60 साल के आयु ग्रुप से 39.5% लोग पॉजिटिव पाए गए और 60 साल से ऊपर के आयु ग्रुप में 17.2% पॉजिटिव मामले दिखे थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। नई पेंशन स्कीम के आंदोलन ने जोर पकड़ा, एनपीएस से नुकसान में हैं कर्मचारी। प्रदेश में एक बार फिर प्रदीप ठाकुर ने सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी है। इसमें आज एनपीएस कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप से मिला। उन्होंने कर्मचारियों की समस्या इनके समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पिछले 3 सालों से लगातार एनपीएस कर्मचारी संघ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक राज्य सरकार पुरानी पेंशन तो दूर की बात अभी तक कमेटी भी नहीं बना पाई है। इससे कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन रोष पनप रहा है। 2009 की अधिसूचना जिसमें कर्मचारी के दिव्यांग एवं दिवंगत होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लागू नहीं कर पाई है। ऐसे में कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है। कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को उसकी जमा राशि का 80% अपने पास रखकर एनएसडीएल उस राशि के ब्याज को पेंशन के रूप में दे रहा है। इससे परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाता। वहीं हाल ही में सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें 1500 से 3000 पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इससे परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। प्रदीप ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि जल्द पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सरकार प्रयास तेज करे और 2009 अधिसूचना तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में भी लागू करे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव। आज सोने और चांदी की हाजिर कीमत में एक बड़ा बदलाव है। चांदी की कीमत जहां 1544 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी, वहीं सोने की कीमत 14 से 24 कैरेट के दायरे में मजबूत रही। आज गुरुवार सुबह देश भर में 24 कैरेट सोना 51,331 पर खुला, जो बुधवार को 51,051 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। यह तब कीमत में बढ़ गया और रुपये चांदी के लिए यह 1553 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला, 66,100 रुपये पर खुला और 66,091 रुपये पर बंद हुआ। दिल्ली सोने के बाजार में गुरुवार को 99.9% शुद्धता वाले सोना बढ़कर 287 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं इस दौरान चांदी में 875 रुपये की तेजी आई। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्तर से सोने की तेज बिक्री की उम्मीद है। कॉमेक्स में सोना $1900 प्रति औंस से नीचे आता है। हम आपको बता दें कि IPJA द्वारा दी जानकारी की दरों को राष्ट्रव्यापी माना जाता है। हालांकि GST इस वेबसाइट पर दी गई दर में शामिल नहीं होती है। सोना खरीदते या बेचते समय आप IPJA अनुपात निर्दिष्ट कर सकते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 646.40 अंक या 1.69% की तेजी के साथ 38,840.32 पर बंद हुआ। दूसरी ओर NSE 50 शेयरों वाली निफ्टी 171.25 अंक या 101.52% बढ़कर 11,449.25 अंक पर था। सेंसेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा था। रिलायंस के शेयर 7% से अधिक चढ़े। आज दोपहर कारोबार के बाद रिलायंस का मार्केट कैप 14,66,589.53 करोड़ रुपए हो गया है। बुधवार को कंपनी ने अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म सिल्वर लेक के साथ गठबंधन की घोषणा की है। रिलायंस ने 7,500 रुपये में 1.75% हिस्सेदारी खरीदी। RIL के शेयर 8.45% बढ़कर एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। BSE पर RIL के शेयर 2343.90 रुपये पहुँच गए। NSE का शेयर 8.49% बढ़कर
2344.95 रुपये पहुँच गया है। यह उच्चतम है। इसके बाद एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक और बजाज अकाउंटिंग थे। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।